दोस्तों एक लड़का 10 साल की उम्र से एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगता है। दोस्तों वो लड़का जो होता है नौकरी करते करते उसके जीवन का 15 साल बीत जाते हैं। नौकर इतना ईमानदार था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सेठ के यहाँ 15 साल के उन दिनों में वो सेठ को बर्बाद होते भी देखता है और आबाद होते हुए भी देखता है। लेकिन समय की मात ऐसी पड़ती है कि उस सेठ का जो परिवार होता है वो चंद पैसों के लिए तरसने लगता है और भूखों मरने लगता है। उसके अपने करीबी भी छोड़ भागते हैं और उसके अपने भी धोखा दे जाते हैं। नौकर इतना ईमानदार था कि वो ऑटो रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी करके उसके परिवार का भरण पोषण करने लगता है, क्योंकि उसके सेठ के परिवार में उसकी एक विधवा बहू थी और सेठ की पत्नी जिंदा थी। नौकर जो था उन लोगों का जीवन भरण पोषण करके किसी प्रकार से उन लोगों का जीवन चला रहा था। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये कहानी में एक मोड़ आता है और ऐसी एक दर्दनाक घटना होती है जो कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे आज भी लोग हैं जो चंद पैसों और धन दौलत के लिए अपनी नीयत को खाम कर देते हैं और उसके परिणाम के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि उसका आखिर परिणाम क्या होगा। दोस्तों कहानी में ये सब कुछ कवर करेंगे, उस सेठ की सच्चाई के बारे में जानेंगे कि आखिर में वो विधवा बहू कौन थी, सेठानी कौन थी और उसका बेटा जो था वो कौन था। आखिर में उस दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर कैसे हो गई। दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी तनिक भी अच्छी लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर भेजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस दर्द भरी कहानी को। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की, जहां पर एक सनीलाल नाम के सेठ रहा करते थे। धनीलाल के 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों तीनों बच्चे आप दो जो है कपड़े की दुकान सदर मार्केट में चलाने लगता है और एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगता है। दोस्तों मेरठ के उस गांव से एक नौकर जो होता है, गरीब परिवार होता है, 10 साल की महज उम्र में वो भूखों मरने लगते हैं। गांव में टहलने के लिए धनीलाल पहुंचते हैं। उनके लोग पैर पकड़ के उसके जो करीबी होते हैं वो रोने लगते हैं कि मेरे बेटे को भी ले जाओ, कुछ चाय पानी वगैरह आपका ख्याल रखेगा, जो आप समझना, चंद पैसे दे देना और हम लोगों का जीवन करता रहेगा और बेचारा ये भी वहां पर पल पोस जाएगा। उस नौकर दिनेश को वो लोग अपने वहां पर गाजियाबाद दिल्ली में ले जाते हैं, अपने घर पर रख लेते हैं और उन लोगों की सेवा खातिरदारी करने लगता है। दोस्तों महीनों में जो भी 2-4-10 रुपए मिलते थे वो अपने गांव भेज दिया करता था अपने माता पिता के पास। धीरे धीरे 15 साल का उम्र बीत जाता है। सेठ को आबाद होते भी देखता है, सेठ को बर्बाद होते भी देखता है। उसके जीवन की पूरी गाथा शुरू से लास्ट तक वो अपने ही इस आंखों से देखता है। वो इतना ईमानदार था, सेठ को भी उनके पे बहुत भरोसा था। अपने 3 बच्चों के बाद वो अपने नौकर पे भी भरोसा रखते थे। नौकर अभी तक वो विवाह नहीं करता है, विवाह होने की ठान लेता है कि मैं इस जीवन में विवाह करके भी क्या करूंगा। धीरे धीरे समय की मात ऐसी पड़ती है कि सेठ धनीलाल जो होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगते हैं। नौकर जो होता है वो भी उस हॉस्पिटल में रहता है, उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल में खड़ा होता है। डॉक्टर बोलते हैं कुछ लास्ट समय रह गया है, आप लोग आखिर इनसे मिल सकते हैं। उनके दोनों बच्चे आते हैं। दोस्तों आने के बाद वो जो पिताजी होते हैं धनीलाल सेठ, उन लोगों को कुछ सीख देते हैं ईमानदारी का और कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छे से ख्याल रखना और अपनी दुकानें अच्छे से चलाना, किसी को भला बुरा मत कहना और अपना जीवन अच्छे से गुजार लेना। क्योंकि उनका सबसे छोटा बेटा जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, उसका रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वो तो उस जब दुनिया से ही चला गया था, उसकी जो पत्नी थी वो विधवा हो चुकी थी। जब ये लोग चले जाते हैं अपनी विधवा बहू को बुलाते हैं, अपनी बहू को भी कहते हैं कि देखो बेटा अपनी सास का ख्याल रखना और हो सके तो तुम अपनी दूसरी शादी कर लेना, अपनी सास का जो है कि साथ मत देना, क्योंकि तुम्हारा भी अपना जीवन है और हो सके जितने दिन अपनी सास के साथ जीवन गुजार लेना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ईमानदारी से अपने इस जीवन की सीख को चलाना, कहीं भी किसी को भला बुरा मत कहना। इतना कहते रहते हैं। वो उसकी बहू जो होती है फूट फूट के रोने लगती है, बैठ जाती है और उसकी सास भी जो है कि वहां पर आती है। धनीलाल की पत्नी जब धनीलाल के सामने आती है वो भी फूट फूट के रोने लगती है कि मेरे कुछ ही समय रह गए हैं, देखो सेठानी, और मैं अब भगवान के पास जा रहा हूं और मेरी बहू का ख्याल रखना। जब तक मेरी बहू
तुम्हारे पास है उसका ख्याल रखना और जीवन में कोई भी कमी ना होने देना। मिल मिला के रहना और इसकी कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसका विवाह करा देना ताकि ये भी अपने जीवन में खुशी खुशी चली जाए। सेठानी कहती हैं कि अब आप जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ पर क्या करूंगी। सेठ कहते हैं धनीलाल, अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें अपनी बहू को भी देखना है और अपनी बच्चों की करतूतों को भी देखना है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। मैं जा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना। नौकर जो वहां पर दिनेश होता है उसे भी बुलाया जाता है। दिनेश से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम मेरे 3 बेटों के बाद एक ऐसी औलाद के समान हो जो मैं बेटा तो नहीं कह सकता लेकिन बेटे के ही समान हो। सेठानी का भी ध्यान रखना, जब तक तुम यहाँ पर रहना, मेरे घर को छोड़ के मत जाना। अब तो सैलरी तो तुम्हें नहीं मिल पाएगी लेकिन ख्याल जरूर रखना, आसपास धंधे पानी वगैरह कर लेना, लेकिन यहाँ पर मेरा घर छोड़ के मत जाना जब तक सेठानी तुम्हारी जिंदा है। सेठ की इन बातों को सुनकर सुरेश, जो वो दिनेश होता है, वो भी रोने लगता है। उसके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि उस जीवन के वो 15-16 साल गुजार चुका था उस घर में, और ऐसी स्थिति आने पर वो क्यों ना रोए, क्योंकि उसकी जिंदगी के आधे दिन गुजर गए थे, क्योंकि वो सुख दुख और हंसी खुशी सब में भी वो शामिल रहता था एक परिवार की तरह। और इतना सब कहने के बाद उनकी आंखें बंद हो जाती है और सेठ धनीलाल जो होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं। एक दिन का बेड खर्चा लगभग 5,000 से ऊपर का था। दोस्तों, घर में जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे वहां पर उनकी दवाइयों में लगने लगा था। उनके जो 2 बेटे होते हैं वो अपनी माँ को बुलाते हैं और कहते हैं, जो 20 बाई 20 के जो फुट का मकान है जिसमें अपनी मकान बनी है, चलो माँ हम लोगों के नाम कर दो, अब तो पिताजी 2-4 ही घंटे के मेहमान हैं। माँ फूट फूट के रोने लगती है कि बेटे जो हैं धन दौलत के लोभी हैं, अभी बाप मरा ही नहीं और ये लोग अपनी जायदाद के बारे में सोच रहे हैं। सदर मार्केट में 2 दुकानें थी, जो कपड़े की दुकानें ये लोग चलाते थे, अच्छा खासा इनका बिजनेस था, वहां पर ये लोग अपनी कमाई कर रहे थे। इन्हीं के नाम से वो दोनों दुकानें थी, वहां तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन अब ये घर की भी जमीन जो है हथियाना चाहते थे। माँ मना कर देती है साफ साफ कि अभी तेरे बाबूजी मरे नहीं हैं, मर जाएंगे तो फिर सोचती हूँ। दोस्तों, ये लोग घर चले जाते हैं, धीरे धीरे समय बीतता रहता है और वो कोमा में चले जाते हैं, अभी तक उनकी डेथ नहीं होती है। 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कम से कम 1.5 महीने गुजर जाते हैं। 4-5 लाख जो भी जमा पूंजी थी उनके दवा खर्चों में चले जाते हैं और सास के भी सारे गहने बिक जाते हैं उनकी दवा में ही। अब मजबूरन क्या होता है कि सास सोचती है कि अब इन्हें घर पर लाया जाए, लेकिन बहू कहती है नहीं माँ जी, मेरे पास भी जो गहने हैं वो भी बेच दो, ताकि कुछ दिन हो सकता है बाबूजी की और जान बच जाए और हो सकता है कि सही हो जाए। बहू के भी सारे गहने बिक जाते हैं, वो सारे उसके गहने बेचकर उनके जो सेठ धनीलाल की दवाइयों में लग जाता है। अब जो परिवार था वो बिल्कुल गरीब हो चुका था, उनके पास खाने तक भी पैसे नहीं थे। मजबूरन डॉक्टर से वो लोग छुट्टी लेकर धनीलाल को घर पर लाते हैं। 1-2 दिन के बाद धनीलाल की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उनके बेटे भी आते हैं और रीति रिवाज और नीति नियम धर्म से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों बेटे फिर उसी जायदाद के बारे में वो जिद करने लगते हैं कि चलो माँ, ये जो यहाँ का मकान है वो हम लोगों के नाम कर दो। माँ कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोगों को नाम नहीं करने वाली हूँ, मेरी बहू है, मैं इसका सेवा खातेदार करूंगी और तब तक जब मर जाऊंगी मैं, तुम्हारे नाम जो ये जमीन है खुद चली जाएगी। दोस्तों, वहां से ये लोग चले आते हैं, दोनों अपनी अपनी पत्नी को लेकर और अपने अपने बिजनेस में लग जाते हैं। हर हफ्ते ये लोग वहां पहुंचते हैं। जो उधर दिनेश था नौकर, वो इन लोगों का जीवन किसी तरीके से चला रहा था। अब ये जो सास बहू थी ये तो कमाने वाली तो थी नहीं, लेकिन धनीलाल कहीं ना कहीं कह के गए थे कि बेटा तुम हमारे घर को छोड़ के मत जाना जब तक जो है कि सेठानी जिंदा है। वो वहीं पर रहता था, नमक रोटी साथ में खाकर जीवन चला रहा था। किसी प्रकार से कुछ पैसों का इंतजाम करता है, फाइनेंस कराकर एक ऑटो रिक्शा लेता है, दिल्ली के उन सड़कों में उस गलियों में चलाने लगता है, जिससे 2-4 पैसे की कमाई होती और घर का नमक तेल चलता, जो भी कुछ खाने खर्चे की जो सामग्री थी वो ले आता था कमा के। दोस्तों, एक नौकर अब कमा के सेठानी और मालकिन को खिलाने लगता है, क्योंकि उनके घर में एक जवान विधवा बहू भी थी और उनकी सास भी थी। दोस्तों, जो दिनेश था उसकी नीयत खराब नहीं थी, वो बहुत ही अच्छे और नेक दिल का इंसान था। वो अपने इस नित्य नियम से सुबह उठता था और जो उसकी बहू थी जिसका नाम निर्मला था, वो लंच
पैकेट बना देती थी और खाने वगैरह बनाकर वो अपने काम पर चला जाता। धीरे धीरे कईयों साल बीत जाते हैं और उनके लड़के हर हफ्ते आते हैं तो अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ ताना मार के ही जाते थे कि तेरा नौकर और तेरी तेरी बहू जो है, जो निर्मला है और इसका और दिनेश का चक्कर चल रहा है, वैसे ये नौकर बिना पैसों का यहाँ क्यों रुका है, इसका काम क्या है। पचासों तरीके से भला बुरा करते हैं, उसको लांछन लगाते हैं। दोस्तों, दिनेश भी सुनकर जो है कि रोने लगता है, आंसू आ जाते हैं कि मालकिन को हमारे प्रति जोड़कर ऐसा कहा जा रहा है और मैंने तो जिंदगी में भी नहीं सोचा। दोस्तों, निर्मला भी सुनकर रोने लगती है और जो उसकी सास थी, सेठानी थी, वो भी कहीं ना कहीं रोने लगती है। उसके भी आंसू से आंख नम हो जाते हैं। लांछन लगा के ये लोग फिर चले जाते हैं। सोचते हैं कि अगर दिनेश यहाँ से चला जाता है, घर छोड़ देता है, तो हम लोगों का बहुत ही अच्छे से काम हो जाएगा और जो है कि प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम आराम से करवा लेंगे। क्योंकि वो अड़चन रास्ते में वही आ रहा था, वही उन लोगों को जीवन की उस पहलू को चला रहा था, जीवन के खर्चे को चला रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे कमाते कमाते 2-3 साल गुजर जाते हैं। इन बीच क्या होता है कि जो सेठानी होती हैं अपनी बहू निर्मला से कहती हैं कि चलो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती हूँ। तो कहती है नहीं, मुझे प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं माँ, मुझे तो तेरा साया चाहिए, तेरी आस चाहिए, जो कि मैं कुछ जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार रही हूँ। दोस्तों, फिर उसके बाद कहती है कि मेरे लिए जीवन में तुम ही हो, मेरी माँ समान हो। तो जो सास होती है वो कहती है, देख बेटा, अगर मुझे माँ समान मानती है तो देख दिनेश भी बहुत अच्छा है। जब वो 10 साल का था तब से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, हमारे गांव का एक गरीब परिवार से है, इतना ईमानदार है, कभी उसने किसी प्रकार का भी धोखा नहीं दिया और एक बेटे से भी ऊपर बढ़ के काम किया है, बहुत ईमानदार है। देख, मेरा जो छोटा बेटा जो सुमित था, उसके मौत के बाद तुम अकेली रह गई हो और मेरी बहू हो, इस वजह से मैं कह रही हूं कि तुम देखो दिनेश से तुम विवाह कर लो। भले ही वो नौकर है लेकिन तुम्हें जीवन में खुश रखेगा, अच्छा रखेगा। तो कहती है, जो निर्मला होती है वो कहती है कि देखो माँ जी, आपको भी अपने बेटों पे भरोसा हो गया, जो गलत गलत अंजाम लगा रहे थे, आपको भी शक हो रहा है कि कहीं हमारा उससे चक्कर तो नहीं है। तो कहती है सास की, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों ने मेरी आंख खोल दी। जब ऐसा कहा तो मुझे भी लगा कि मेरे ही घर में एक लड़का है, उसी का विवाह क्यों ना तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हारा भी जीवन चलता रहे और उसका भी जीवन चलता रहेगा। वो भी बचपन के ही दिनों से यहाँ पर रह गया, उसके भी बीवी बच्चे और उसका भी परिवार नहीं, संतान नहीं है, केवल माँ बाप ही गांव में हैं। दोस्तों, इतना कहकर निर्मला जो होती है वो रोने लगती है, क्योंकि वो सोच में पड़ गई थी कि मैं इनका जवाब कैसे दूं। दोस्तों, फिर वो कहती है उसकी सास कि भले ही वो नौकर है, तुम मालकिन हो, लेकिन उससे क्या होता है, एक अच्छा और नेकदिल इंसान तो है जो हम लोगों के इस सुख दुख में काम आ रहा है। तो कहती है ठीक है, सोचेंगे इस बात में। सास जो होती है, सेठानी होती है, अगले दिन दिनेश से भी कहती है। तो दिनेश कहता है कि मैं कहाँ नौकर, मैं कहाँ अनपढ़ गवार, और आपकी जो बहू है निर्मला जी हैं वो कितनी पढ़ी लिखी हैं और एक सेठ, छोटे सेठ की मालकिन है, छोटे सेठ की पत्नी है। भले सेठ की देहांत हो गया तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, उनके साथ विवाह कर लूं? ऐसा भला कौन कहेगा? जो भी सुनेगा वो यही कहेगा कि जरूर इनका पहले से ही ऐसा कर्म रहा होगा। दोस्तों, बहुत चीजें कह के वो टाल देता है, वो हाँ में हाँ नहीं भरता। सोचता है कि कैसे अपने इन जवान से, इस लफ्ज से मैं हाँ कहूं, क्योंकि वो मेरी मालकिन है, उनसे मैं विवाह कैसे कर सकता हूं। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन अचानक हार्ट अटैक होता है और सेठानी की भी मौत हो जाती है। रीति नियम धर्म के हिसाब से निर्मला और दिनेश जो होते हैं उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। उसके बेटे भी आते हैं और जब प्रॉपर्टी के कागज देखते तो निर्मला के नाम निकलता है। तो वो लोग उनकी अंतिम संस्कार किए भी ना चले जाते हैं कि मेरा माँ से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इधर जो दिनेश और जो निर्मला होती है इनका अंतिम संस्कार करते हैं और जीवन में जो है कि रहने लगते हैं। इधर रोज निर्मला खाना वगैरह बनाकर इधर दिनेश को देती और ये ऑटो चलाता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, दीपावली का दिन आ जाता है, क्योंकि जो दिनेश था वो अपने गांव दीपावली के दिन अपने माता पिता से मिलने जरूर जाया करता था। समय आ जाता है, उसे घर पर जाना होता है। इधर 4-6 महीने पहले ही सास सेठानी की मौत हो चुकी थी। अब घर में ये दोनों लोग अकेले थे, अपने अपने रूम में रहते थे और अपने जीवन में खुश थे। दोस्तों, फिर जो निर्मला होती है कहती है कि देखो दिनेश, आप तो घर जा रहे हो, मैं ऐसे कैसे रहूंगा, इस घर में कैसे रहूंगी, कौन मेरा देख रेख करेगा, इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। दिनेश जो होता है कहता है अपने पूजा वाले घर में चली जाना, वहीं पर सोना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें बल देंगे, शक्ति देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मुझे तो आज नहीं तो कल जाना ही है। सेठ बोले थे, सेठानी का अंतिम
समय तक ख्याल रखना और सेठानी भी चली गई, अब हमारा यहाँ पर क्या काम है? मैं तो इस घर का नौकर था, जो मेरा वादा पूरा हुआ और अपनी ज़िंदगी में अब मुझे अब जीना होगा। दोस्तों फिर वो निर्मला जो होती है वो कहती है, क्या सेठानी कोई बात नहीं की थी क्या आपसे? तो फिर दिनेश जो होता है कहते हैं कि हाँ की थी, वो भी ऐसी हैं बुजुर्ग अवस्था में ऐसी-ऐसी बातें कह रही थी कि आपको मैं अपना लूँ, आपको अपनी पत्नी बना लूँ। ऐसा कहाँ हो सकता है? मैं अनपढ़ गँवार आदमी और चेहरे से भी मैं अच्छा नहीं हूँ, और आप कहाँ सेठानी, और आप इतनी खूबसूरत और हँसी पढ़ी-लिखी, और मेरी पत्नी कैसे बन सकती है? मैं तो आपके घर का नौकर हूँ। दोस्तों कहते हैं क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आखिर मेरे में कमी ही क्या है? तो कहता है दिनेश, आप में कमी नहीं, कमी मेरे में है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। वो बहुत तरीके से बात करना चाहती थी निर्मला, लेकिन जो दिनेश होता है वो समझने को तैयार नहीं था। उसका मन नहीं भा रहा था कि समाज में लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे कि एक नौकर जो होता है वो सेठानी को ही अपना पत्नी बना लिया। दोस्तों वो अपना सामान पैक करता है अगले दिन जाने के लिए, तो फिर वो कहती है निर्मला एक दिन और रुक जाओ, एक और काम पूरा करके जाना। लेकिन वो कहता है नहीं, एक दिन रुकूंगा तो दीपावली हमें यहीं बितानी पड़ेगी। अपना सामान पैक करता है और फिर वो अपना सामान लेकर स्टेशन की तरफ बढ़ता है। स्टेशन पे जाकर बैठा होता है, तभी उसे ध्यान आता है कि एक दिन और रुक जा, एक काम और निपटा कर जाना। तो उसे कुछ शक होने लगता है कि मैडम जो थी, जो सेठानी थी, वो क्यों ऐसा मालकिन कह रही थी। अपने जो है कि सामान देखने लगता है, अपने बैग में हाथ टोता है तो देखता है कि उसमें एक पर्चा पेपर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा था साफ-साफ शब्दों में कि मैं आपसे बेतहा मोहब्बत भी कर रही थी, आपको चाह भी रही थी। मैं अगर आपके लायक नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती थी, आपके लायक नहीं हूँ, तो ज़रा वापस आकर मेरा एक काम पूरा कर देना, मेरी भी लाश का अंतिम संस्कार कर देना और मुझे भी जो है कि पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि दे देना। इतना आप जो है मेरे पर आभार करना। इतना जब देखता है तो उसके पाँव से नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। तुरंत ही वापस वो स्टेशन से घर की तरफ बढ़ता है। घर की तरफ बढ़कर आकर देखता है कि सजी-धजी महिला जो निर्मला थी और अपने फांसी के फंदे पर लटकने जा रही थी, साड़ी के पल्लू में अपने गले को बांधने जा रही थी। जाकर वो पकड़ लेता है, फुट-फुट के रोने लगता है कि आप ये क्या कर रही थी मालकिन? ये आप क्या कर रही थी? तो कहती है कि अगर आप मुझे नहीं अपना रहे हैं, अगर मैं आपके लायक नहीं हूँ, तो मैं ज़िंदगी में किसके लायक हो सकती हूँ? ज़माना क्या कहेगा कि एक नौकर जो है 10 साल तक परिवार में रहा, 15 साल तक परिवार में रहा, एक विधवा महिला जो है उसके साथ 10 साल तक रही और उसके बाद भी वो छोड़कर चला गया। लोग क्या कहेंगे? मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, आप मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं, तो मैं इस जीकर जीवन में क्या करूँगी? मुझे लोग दर-दर के ठोकर ही मारेंगे, मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा, मुझे लोग यूज़ ही करेंगे। दोस्तों फिर वो गले से लिपट जाता है, वो बात को समझ जाता है तो कहता है ठीक है मालकिन, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। दोस्तों जाते हैं दोनों विधि विधान से एक मंदिर में विवाह करते हैं और साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं। आज दोनों के परिवार में, दोनों की ज़िंदगी में एक बच्चा भी आ चुका है, दोनों हँसी-खुशी से उसी गाज़ियाबाद दिल्ली में रह रहे हैं और उनका जीवन खुशहाल है। दोस्तों दिनेश का भी माता-पिता गाँव से वहीं पर जाकर शिफ्ट हो गए और रहने लगे और घर में खुशियाँ फिर वापस दोबारा ज़िंदा हो गई। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप भी लिख के बताइएगा कि दिनेश ने मालकिन के साथ विवाह करके अच्छा किया या गलत। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के भी साथ हो सकती है, कांड किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन जो है कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।